अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक जो स्टडी करना है उसका नाम है करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर्स। ठीक है कि जो मेटल्स होती हैं उनमें करंट जो होता है उसको हमने डिस्कस करना है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले स्टार्ट में जो बातें हम बता रहा है ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो की पॉइंट्स इस टॉपिक के मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं आउटसाइड वैलेंस शेल, यानी फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन इन मेटल मूव फ्रीली लाइक गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर। इस तरह गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं ना, इस तरह मेटल्स में इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह गैस मॉलिक्यूल की स्पीड बहुत हाई होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले आपको ये बात डिस्कस जो की गई है आपके साथ, जो डिस्कस की गई फर्स्ट पैराग्राफ में, वो मैंने आपको बताई है। अब जहाँ पे नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो ये है कि मेरे पास एक मेटल की वायर पड़ी हो, मैं उसे बैटरी से नहीं कनेक्ट करता, उसमें करंट क्यों नहीं फ़्लो करता, बगैर बैटरी के क्यों नहीं फ़्लो करता। हालांकि बैटरी अगर ना भी कनेक्ट हो तो इलेक्ट्रॉन तो उस वक्त भी तो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी वजह से करंट क्यों नहीं होता है। वजह ये है कि इन दी एब्सेंस ऑफ बैटरी करंट इज़ ज़ीरो। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की बैटरी की गैर मौजूदगी में जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है, बेतरतीब हरकत होती है, जिसकी वजह से नेट फ्लो ज़ीरो होता है। यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन एक वक्त में जा रहे हैं ना राइट से लेफ़्ट साइड पे, तो उस वक्त 10 लेफ़्ट से राइट पे जा रहे होंगे तो नेट फ्लो क्या हो जाएगा? ज़ीरो। नेट फ्लो क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ बैटरी दे मूव रैंडमली, तो नेट फ्लो ज़ीरो होता है। ठीक है, ये टॉपिक में बात लिखी हुई है। अगर आपसे पूछें कि बैटरी गैर मौजूदगी में करंट क्यों नहीं फ्लो करता, आप कहना बिकॉज ड्यू टू रैंडम मोशन नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो। और जब आपका करंट कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारे पास नेट फ्लो ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस हो रहा हो। आप एक तरफ जेब में 500 रुपये ऐड करके दूसरी तरफ से 500 निकाल लें तो कोई चेंज तो ना आना ही। ठीक है, तो ये आपको पहली बात इस टॉपिक में ये पता होनी चाहिए कि इन दी एब्सेंस ऑफ बैटरी करंट क्यों ज़ीरो होता है, बिकॉज ड्यू टू रैंडम मोशन नेट फ्लो ऑफ ज़ीरो होता है चार्जेस का। और जब हम कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होता है कंडक्टर के अक्रॉस, कंडक्टर के थ्रू, जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द बैटरी की वजह से फोर्स अमल करेगी ऑन द इलेक्ट्रॉन्स जो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अपनी मोशन क्या कर लेंगे? मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, यानी कि अब जो मॉलिक्यूल पहले, जो इलेक्ट्रॉन पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, अब उनकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, फ़र्ज़ किया कि हमारे पास कंडक्टर में 10 लाख इलेक्ट्रॉन थे। ये नहीं कि 10 लाख के 10 लाख इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, लेकिन मैंने के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउट ऑफ 10 लाख, बहुत से इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो अपनी सिरात मुस्तकीम में हरकत शुरू कर देंगे, एक रास्ता ओबे करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, जिसकी वजह से नेट फ्लो ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएगा और करंट भी क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस। अब इन दी प्रेजेंस ऑफ बैटरी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इन डायरेक्शन ऑफ माइनस ई। ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव करते हैं किस डायरेक्शन में? माइनस ई डायरेक्शन। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एटम के साथ बार बार टकराते हैं। ये जो एटम्स हैं ना जिनसे इलेक्ट्रॉन आए हैं उनके साथ बार बार क्या करेंगे? वो कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि उनकी डायरेक्शन कंसिस्टेंटली चेंज होती रहेगी, तो एक्सेलरेशन जो है वो नेट प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन बैटरी की मौजूदगी में बार बार एटम के साथ टकराते हैं तो उनकी वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करती है एंड दे स्टार्ट मूविंग स्लोली। ड्रिफ्ट करते हैं वो, ड्रिफ्ट का मतलब ये स्लोली मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन जब स्लोली मूव करते हुए जो एवरेज वेलोसिटी गेन करते हैं ना, उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस टॉपिक में सबसे अहम बात ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कि एवरेज वेलोसिटी अक्वायर यानी गेन बाय इलेक्ट्रॉन थ्रू मेटल्स इन माइनस ई डायरेक्शन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डेफिनेशन आप नोट कर लेना, बुक पे प्रॉपर नहीं है,
और इसका ऑर्डर होता है 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ये MCQs भी है, ठीक है। कि 10⁻³ ऑर्डर का मतलब क्या है कि आप देखें ज़मीन का मैस कितना है, 6 × 10⁻24। तो मैं कह सकता हूँ कि ज़मीन के मैस का ऑर्डर 10⁻24 है। यानी कोई भी रकम जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं ना, तो जो 10 की पावर वाली टर्म होती है वो ऑर्डर कहलाती है, ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर यहाँ पे है कि इसकी वैल्यू जो है उसका ऑर्डर क्या है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड, यानी कि हम कह सकते हैं मिलीमीटर पर सेकंड में होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी है, जो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन बार बार कोलिजन करते हैं एटम के साथ, उनकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है। तो जो एवरेज वेलोसिटी वो गेन करते हैं ना एज अ रिजल्ट ऑफ देयर कोलिजन विद द एटम्स, उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब एंड पे ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बुक पे नहीं लिखी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस ज़्यादा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम, कोलिजन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और इस टॉपिक के आखिरी पैराग्राफ में बता रहे हैं अगर हम कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं कंडक्टर को, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, आफ्टर सम टाइम कांस्टेंट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने पे वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन ग्रेजुअली बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इस टॉपिक में मेन बात ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होना चाहिए। ये जो मैंने बताई है बात, इसको बुक से आप अच्छे से रीड आउट करना, कोई प्रॉब्लम हो तो आपने पूछना है, ठीक है। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ करंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, करंट के ज़राए। आपको पता होना चाहिए करंट फ्लो करता है हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर हम कंडक्टर की एक तरफ हाई पोटेंशियल एक तरफ लो पोटेंशियल देंगे तो करंट फ्लो करेगा। अगर कंडक्टर की दोनों साइड का पोटेंशियल हम सेम कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जिस तरह पानी ऊंचाई से जो है वो निक्षेप की तरफ मूव करता है, यानी ढलवान हो तो फिर ही करंट पानी फ्लो करता है। इस तरह हाई और लो पोटेंशियल हो तो हमारे पास करंट फ्लो करता है, वरना नहीं। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का किरदार अदा करता है सोर्स ऑफ करंट। सोर्स ऑफ करंट जो होता है वो क्या करता है, वो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो सोलर एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ करंट वाले टॉपिक के दूसरे पैराग्राफ में डेफिनेशन लिखी हुई है प्रॉपर, और ये बात भी आप डेफिनेशन में ऐड कर देना कि सोर्स ऑफ करंट प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, ठीक है। और 4 तरह के सोर्स होते हैं, सेल और बैटरी सबसे पहला सोर्स है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और आप बुक में उसने ब्रैकेट में लिखा है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल वो होता है जो नॉन रिचार्जेबल होता है, सेकेंडरी सेल वो होता है जो रिचार्जेबल होता है। और सेल और बैटरी में फ़र्क बस इतना है कि सेल जो होता है ना उसकी EMF फिक्स होती है, बैटरी जो होती है ना 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को मिला के बनती है जिसकी EMF चेंज हो सकती है, यानी करते दोनों कन्वर्ट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन सेल की EMF फिक्स है, बैटरी की EMF क्या होती है, वेरिएबल। जिस तरह एटम और कंपाउंड में फ़र्क बस ये कि एटम अकेला होता है, कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एटम को जोड़ के बनता है, ठीक है। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, वो कैसे हम करेंगे चैप्टर इंशाल्लाह आगे। सोलर सेल कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को। थर्मोकपल जो होता है ना, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम उसके दोनों एंड्स के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट करते हैं। थर्मो यानी टेम्परेचर, कपल यानी दो, कि इसके दोनों एंड्स के दरमियान जब टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो चार्जेस मूव करते हैं फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है, ठीक है। जो यानी कि थर्मोकपल हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल भी हीट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, लेकिन सोलर एनर्जी में हीट बाय सन आ रही होती है, थर्मोकपल में हीट जो होती है बाय सन नहीं होती, वो हम बाय अदर मीन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये चारों सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, ये बोर्ड में आती है डेफिनेशन, तो आपने डेफिनेशन के साथ चारों टाइप्स भी डिस्कस कर देनी है, क्लियर है। अब यहाँ पे इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट हम अगर डिस्कस करें, करंट के 3 तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। आज मैं हीटिंग इफेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ। हीटिंग इफेक्ट जो है ये इस्तेमाल भी होता है इस्त्रियों में, कि इस्त्री जिसमें करंट गुजरता है वो हीट अप हो जाती है। इसमें बिजली वाले चूल्हे जो होते हैं, हीटर वगैरह, इसमें इस्तेमाल होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है कि करंट के फ्लो करने से थ्रू अ कंडक्टर हीट प्रोड्यूस होती है। अगर आपको यकीन है, कोई बल्ब ऑन रखें घंटा, उसको फिर हाथ लगाएं, आइडिया हो जाएगा। अब हीटिंग इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह यह है कि आप देखें कि करंट फ्लो क्यों करता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो वह एटम के साथ टकराते हैं कंडक्टर के, टकराने के दौरान काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाती है इनटू वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एटम्स, और वो वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एटम आहिस्ता आहिस्ता फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। आप पता है एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, ट्रांसफॉर्म होती है।
तो हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? बिकॉज ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम दे प्रोवाइड देयर काइनेटिक एनर्जी टू द एटम्स, जो कन्वर्ट हो जाती है इनटू वाइब्रेशनल एनर्जी, और वाइब्रेशनल एनर्जी ग्रेजुअली डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये बुक में प्रॉपर लिखा हुआ है, पढ़ना वहाँ से। और जो हीट प्रोड्यूस होती है इसे कैलकुलेट हम करते हैं थ्रू कंडक्टर बाय यूजिंग फार्मूला I²RT, इसे हम जोल्स लॉ भी कहते हैं, आपने 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। I²RT, इसके और भी फॉर्मूले हीट के यूज़ होते हैं, V²/RT, VIT, QVP पावर इनटू टाइम। जो डाटा गिवन हो उसके मुताबिक हम यूज़ करते हैं फार्मूला, लेकिन अगर जोल्स लॉ के हैं तो आपने इस वाली इक्वेशन को ही फॉलो करना है, इसमें MCQs भी आते हैं। और ये फार्मूला ये बता रहा है कि जितना करंट ज़्यादा उतनी हीट भी ज़्यादा, जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा उतनी हीट ज़्यादा, और हिस्ट्री में करंट ज़्यादा ही फ्लो करता है, जितना टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा उतनी हीट ज़्यादा। हिस्ट्री ज़्यादा देर ऑन ले तो उसकी थर्मोस्टेट उसे स्विच ऑफ करवा देती है, ठीक है। क्लियर? ये फार्मूले की डेरिवेशन किस तरह बनी है? हीट का जनरल फार्मूला ये QV, हीट बेसिकली एनर्जी है ना, तो एनर्जी के लिए हम वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क का फार्मूला QV लिख सकते हैं। Q की जगह IT लिख दें, VIT बन जाएगा। V की जगह IR लिख दें, I²RT बन जाएगा। I की जगह V/R ओम लॉ से पुट करें, V²T/R बन जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, वैसे बुक में यही लिखा हुआ है, ये जोल्स लॉ का फॉर्मूला, इसका आइडिया हो। एंड भाई ये एप्लीकेशन हीटिंग फैट की इलेक्ट्रिक आयरन हीटर, टोस्टर, स्टोव यानी चूल्हा वगैरह, ये इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, आपने कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना है। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।